नमस्कार, दोपहर के 3 बजने को हैं। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। राजधानी दिल्ली में कोरोना के खतरे को लेकर बड़ा अलर्ट है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का कहना है कि 31 जुलाई तक दिल्ली में कोरोना के 5 लाख केस हो सकते हैं और तब दिल्ली वालों के लिए 80,000 बेड की जरूरत पड़ सकती है। सिसोदिया का यह भी कहना था कि 15 जुलाई तक दिल्ली में 2.25 लाख केस होंगे और तब 33,000 बेड की जरूरत पड़ेगी। 30 जून तक दिल्ली में कोरोना के 1 लाख केस होने का खतरा है और अस्पतालों में 15,000 बिस्तर की जरूरत पड़ सकती है। राजधानी दिल्ली में बड़े खतरे की आहट। इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर आम लोगों के लिए अस्पतालों में किस तरह की व्यवस्था मुहैया कराई जा रही है। फिलहाल उप मुख्यमंत्री की ओर से और क्या दी गई है जानकारी, सुनिए। अभी एसडीएम की मीटिंग में इस बात पे चर्चा हुई कि दिल्ली में जो कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं उनका स्टेटस क्या है, किस गति से बढ़ रहे हैं। लगभग 12-13 दिन में दिल्ली में कोरोना के केसेस डबल हो जा रहे हैं। अभी जो डेटा प्रेजेंट किया गया उसमें ये बताया गया कि 30 जून तक दिल्ली में 15,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। 15 जुलाई तक 33,000 बेड्स की आवश्यकता होगी और 31 जुलाई तक 80,000 बेड्स की आवश्यकता होगी कोरोना के मरीजों के लिए। 15 जून तक 44,000 केसेस होंगे और करीब 6,600 बेड्स की आवश्यकता होगी। 30 जून तक 1 लाख केसेस पहुंच जाएंगे और 15,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। 15 जुलाई तक करीब 2.25 लाख केसेस हो जाएंगे और 33,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। 31 जुलाई तक करीब 5.5 लाख केस पहुंच जाएंगे दिल्ली में और उसके लिए करीब 80,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। राजधानी दिल्ली में 12 से 13 दिनों में कोरोना के मामले डबल हो रहे हैं। इसी वजह से इस स्थिति के बारे में जानकारी देते हुए दिल्ली के डिप्टी सीएम, और अगर ऐसी हालात, ऐसी स्थिति पैदा होती है राजधानी दिल्ली में तो यकीनन मुश्किलों भरा दौर आना अभी बाकी है। दिल्ली में कोरोना के कम्युनिटी स्प्रेड पर भी बहस शुरू हो चुकी है। केंद्र सरकार ऐसा नहीं मान रही है, लेकिन एम्स के डायरेक्टर के हवाले से दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री कुछ और ही बोल रहे हैं। आज तक से बातचीत में ही एम्स के डायरेक्टर ने दिल्ली में कम्युनिटी स्प्रेड की बात कही थी। हम कोशिश करेंगे कि दिल्ली में देश के जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा हो सके और दिल्ली के लिए भी पूरी कोशिश रहेगी जितना मेडिकल फैसिलिटीज़ को एक्सपेंड कर सकें, जितना अधिक से अधिक संख्या में ऑक्सीजन बेड्स और ये सब खरीद सकें। इतनी संख्या में ऑक्सीजन बेड्स बनाने की अभी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। कम्युनिटी स्प्रेड पर भारत सरकार के अधिकारीगण भी आए हुए थे। उनका कहना था कि अभी दिल्ली में कम्युनिटी स्प्रेड की स्थिति नहीं है, इसलिए अभी उस पर चर्चा की जरूरत नहीं है। तो दिल्ली के अंदर अब हम टेक्निकलिटी में ना जाएं, और कल एम्स के डायरेक्टर ने खुद कहा था कि दिल्ली के कंटेनमेंट जोन्स में कम्युनिटी स्प्रेड है, परंतु क्योंकि टेक्निकल इशू है और इसके बारे में फैसला केंद्र सरकार ही कर सकती है, वही बता सकते हैं कि कम्युनिटी स्प्रेड है या नहीं। हम तो कैसे स्प्रेड है, हम तो ये कह सकते हैं भाई स्प्रेड है, दिल्ली में बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब उसका वर्ड, जो कम्युनिटी स्प्रेड वर्ड यूज करने की अधिकार तो केंद्र सरकार के पास वही बता पाएगा। चाहे दिल्ली हो, चाहे बॉम्बे हो या और जगह हो, उसमें हम कह सकते हैं कि चांसेस हैं कि लोकल ट्रांसमिशन हो रहा है, क्योंकि केसेस वहां पे ज्यादा आ रहे हैं। अगर हम पूरे देश की बात करें तो ऐसा सिचुएशन नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि अगर हम अब 10-12 जो शहर है उनको देखें तो 70 से 80% केसेस वहीं से आ रहे हैं और वहां पे जो है कुछ हद तक लोकल ट्रांसमिशन के चांसेस हैं। इसका यही मतलब है कि वहां पे जो ट्रांसमिशन है वो डायनामिक्स अलग है, वहां पे ट्रांसमिशन कुछ हद तक ज्यादा हो रहा है और वहां पे हमें स्ट्रेस देने की जरूरत है, ज्यादा प्लानिंग की जरूरत है, जिससे हम चेन ऑफ ट्रांसमिशन को वहां पे रोक पाएं। दरअसल दिल्ली में कोरोना 3rd स्टेज में है या नहीं, इस पर बहस हो सकती है, लेकिन राजधानी में कोरोना की बिगड़ी चाल डरा रही है। हर 12 से 13 दिन में आंकड़े दोगुने हो रहे हैं और अस्पताल अभी से अपने हाथ खड़े करने लगे हैं। दिल्ली में जिंदगी रफ्तार पकड़ती जा रही है। सड़कों पर गाड़ियों की भरमार है, बाजार गुलजार हैं, मॉल्स में रौनक लौट आई तो मंदिरों के पट भी खुल गए। दिल्ली दौड़ रही है तो कोरोना भी रेस लगा रहा है। रोज मामले बढ़ रहे हैं, रोज मौत का आंकड़ा ऊपर उठता जा रहा है।
24 घंटे में फिर 1000 से ज्यादा केस जुड़ गए। राजधानी में 2 दिन बाद फिर कोरोना जान लेने लगा। एक दिन में 17 लोग कोरोना की लड़ाई हार गए। दिल्ली में कोरोना के कुल मामले अब करीब 30,000 हो गए, जबकि इस वायरस से मरने वालों की संख्या 874 हो गई। रफ्तार यही रही तो 15 दिन में राजधानी में 2 गुने यानी करीब 60,000 केस हो जाएंगे। खतरा कम्युनिटी स्प्रेड का हो चला है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री तो कह रहे हैं कि राजधानी के आधे मरीजों के कोरोना स्रोत का पता ही नहीं है और यही तो कम्युनिटी स्प्रेड है। कल रात से बहुत सारी फोन्स मुझे आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि भाई दिल्ली वालों का इलाज कहाँ पे होगा, दिल्ली वाले कहाँ जाएंगे। पूरे देश में दुनिया से जो फ्लाइट्स आई थी, दिल्ली और मुंबई 2 जगह आई थी, और ये बीमारी हिंदुस्तान में नहीं थी, हिंदुस्तान में बाहर से आई थी। और जब फ्लाइट्स दिल्ली और मुंबई में आई, आज मुंबई में 50,000 केस हैं और दिल्ली में लगभग 30,000 केस हैं। रणदीप गुलेरिया जो एम्स के डायरेक्टर उन्होंने कहा है, परंतु केंद्र सरकार ऑफिशियली शायद इसको नहीं मान रही अभी। एम्स के डायरेक्टर ने तो कहा है। कम्युनिटी स्प्रेड किसे कहते हैं? दिल्ली में डिजास्टर मैनेजमेंट की बड़ी बैठक में पहली बार कम्युनिटी स्प्रेड पर भी चर्चा हुई। इस बैठक में एलजी के साथ डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी शामिल हुए। केजरीवाल की तबीयत खराब होने के बाद डिप्टी सीएम इस मीटिंग में शामिल हुए। 30 जून तक 1 लाख केसेस पहुंच जाएंगे और 15,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। 15 जुलाई तक करीब 2.25 लाख केसेस हो जाएंगे और 33,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। और 31 जुलाई तक करीब 5.5 लाख केस पहुंच जाएंगे दिल्ली में। दिल्ली का कोई जिला कोरोना से नहीं बच पाया है। अब कंटेनमेंट जोन बढ़कर 232 हो गए। हर 14 से 15 दिन में कोरोना के मामले 2 गुने होते जा रहे हैं, जो देश में सबसे तेज हैं। महाराष्ट्र में भी कोरोना की डबलिंग रेट 17 दिन से ज्यादा है। यूपी एमपी में यह दर 21 दिन है तो गुजरात में 27 दिन। हॉटस्पॉट्स की जैसे हम बात कर रहे हैं, चाहे दिल्ली हो, चाहे बॉम्बे हो या और जगह हो, उसमें हम कह सकते हैं कि चांसेस हैं कि लोकल ट्रांसमिशन हो रहा है, क्योंकि केसेस वहां पे ज्यादा आ रहे हैं। अगर हम पूरे देश की बात करें तो ऐसा सिचुएशन नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि अगर हम अब 10-12 जो शहर है उनको देखें तो 70 से 80% केसेस वहीं से आ रहे हैं और वहां पे जो है कुछ हद तक लोकल ट्रांसमिशन के चांसेस हैं। इसका ये मतलब है कि वहां पे जो ट्रांसमिशन है वो डायनेमिक्स अलग है, वहां पे ट्रांसमिशन कुछ हद तक ज्यादा हो रहा है। कोरोना संक्रमण के नए आंकड़े आ गए हैं, जिसके मुताबिक लगभग 10,000 लोग 24 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमित हुए हैं। ऐसे में ये समझा जा सकता है कि जो अनलॉक का अगला चरण, राहत का अगला दौर, जिसमें मॉल खुले, मंदिर खुले, मस्जिद खुले, गिरजाघर और चर्च खुले, आस्था के स्थान खुले, इसके साथ ही और भी रेस्टोरेंट, होटल्स खुले, इसका असर देखने में लग रहा है कि दिल्ली पुलिस से लेकर अर्धसैनिक बल भी कोरोना की घुसपैठ से बच नहीं पाए। दिल्ली पुलिस के करीब 500 पुलिसकर्मी इस वायरस की चपेट में हैं। 3 की जान भी जा चुकी है। वहीं 1500 से ज्यादा अर्धसैनिक भी कोरोना पॉजिटिव हैं। सबसे ज्यादा मामले सीआरपीएफ और बीएसएफ में हैं। आईटीबीपी के 213 जवान संक्रमित हैं तो सीआईएसएफ के 130। एनआईए भी कोरोना से बच नहीं पाया। एनडीआरएफ के जवानों में कोरोना संक्रमण फैला है। ये वो जवान हैं जो पश्चिम बंगाल में अम्फन तूफान के समय में राहत एवं बचाव कार्य के लिए गए थे। भारी संख्या में कोरोना संक्रमित होकर के ये एनडीआरएफ के जवान लौटे हैं। पैरामिलिट्री फोर्स में अब तक 1532 जवान कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। तो क्या दिल्ली अब तीसरे स्टेज में प्रवेश कर गया, जहां कोई कहीं भी इस जानलेवा वायरस की चपेट में आ रहा है? जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। तो राजधानी दिल्ली में आंकड़े लगातार बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, जो अपने आप में परेशानी का सबब यहां की सरकार के लिए और लोगों के लिए बने हुए हैं। उधर बिहार के बाद आज गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल के लिए वर्चुअल रैली की। रैली के दौरान अमित शाह ने ममता सरकार पर आयुष्मान भारत, सीएए, प्रवासी मजदूरों के लिए ट्रेन समेत कई मुद्दों पर जमकर घेरा। साथ ही कश्मीर और 3 तलाक का मसला भी अमित शाह की ओर से उठाया गया। मित्रों, मोदी जी ने अगस्त महीने में 2019 में संसद के अंदर बिल पारित कराया और धारा 370 और 35A को उखाड़ कर फेंक दिया और आज कश्मीर भारत माता का मुकुट बनी बना। हमेशा के लिए कश्मीर के साथ भारत का जुड़ाव करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। आप लोगों ने
नरेंद्र मोदी जी को 2014 में अधिकार दिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उरी और पुलवामा में आतंकवादियों ने हमला किया, मगर इस बार स्थिति बदल गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। कुछ ही दिनों में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर अपने जवानों के खून का बदला लेकर अपने नर बांकुरे, वीर बांकुरे वापिस। कांग्रेस सरकार की नीति थी केस को लटकाए रखो, तुष्टीकरण की राजनीति करते रहो, मसलों को उलझाते रहो, दंगे होते रहते हो। मोदी सरकार आई, सटीक आर्ग्यूमेंट्स कोर्ट के सामने रखे गए, परिणाम आया और मोदी जी ने अभी गत ही लोकसभा के सेशन के अंदर, लोकसभा के अंदर भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए ट्रस्ट की रचना की घोषणा कर राम मंदिर का रास्ता प्रशस्त कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था शाहबानू के केस में, कांग्रेस सरकार ने आदेश को पलटा, कानून लाए और ट्रिपल तलाक को चालू रखा। मोदी सरकार ने मुस्लिम माताओं और बहनों को, बच्चियों को अपना अधिकार देने का कदम उठाया और ट्रिपल तलाक को तलाक देकर संविधान के बाहर से करने का। वहां तो परेशान होते ही थे, यहां पर भी परेशान हुए। अपनी सरकारों ने भी उनकी सूद नहीं ली क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति करनी थी। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार आई, इसने करोड़ों शरणार्थी जो आए थे उनको सम्मान देने का भारत का वादा जो सन 47 में किया गया था उसको 2019 में पूरा किया और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेकर आए और वो शरणार्थियों को नागरिकता का अधिकार दिया। मोदी जी लोकप्रिय न हो जाए इसके डर से ममता दीदी आयुष्मान भारत योजना को बंगाल की धरती पर उतारना नहीं चाहती। मैं पूछना चाहता हूं ममता दीदी से, क्या बंगाल के गरीब का अधिकार नहीं है? क्या बंगाल के गरीब को अपने बूढ़े बाप का छोटे बच्चे की इलाज कराने का अधिकार नहीं है? आयुष्मान भारत योजना से बंगाली क्यों विमुख है? आपकी राजनीति करने के लिए बहुत सारे मैदान है ममता जी, कोई मैदान आप तय कर दो, कर लेंगे दो हाथ। गरीबों के अधिकार को आप क्यों रोक कर बैठे? भारतीय जनता पार्टी बंगाल के अंदर हमारे संगठन की नींव मजबूत करना तो चाहती ही है, परंतु भारतीय जनता पार्टी फिर से संस्कारित बंगाल बनाना चाहती है, हमारा सोनार बांग्ला फिर से बनाना चाहती है और हम एक मजबूती के साथ बंगाल की जनता के साथ खड़े हैं। लोकसभा चुनावों के बाद बंगाल को लेकर बीजेपी के हौसले बुलंद हैं। इसी वजह से विधानसभा में अपनी पैठ बनाने के लिए, जो कि 1 साल से कम का वक्त रह गया है इस चुनाव में, अमित शाह चुनकर निशाना साधते हुए ममता बनर्जी सरकार पर। एक छोटे से ब्रेक के बाद आज की कुछ और बड़ी खबरों के साथ हम फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए आज। एक मकान में कोरोना के 26 केस। जी हां, सुनकर आप चौंक जाएंगे, लेकिन जयपुर में ऐसा ही हुआ। कोरोना के गढ़ बने रामगंज में एक ही मकान में रहने वाले 26 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। जयपुर में एक घर से कोरोना के 26 केस का मामला सामने आया है। रामगंज इलाके में एक घर में 26 मामले कोरोना के, जो अपने आप में पूरे के पूरे रामगंज के लिए परेशानी का सबब बन गए हैं। पहली बार एक मकान से इतने ज्यादा केस निकलकर सामने आए हैं। आपको बता दें, इसके पहले भी रामगंज से कई मामले सामने आए थे, लेकिन एक घर से 26 केस आने का ये अपने आप में पहला मामला है, जिसके बाद चारों तरफ से रामगंज, ये पूरा का पूरा इलाका सील किया जा चुका है और उन 26 लोगों के बारे में और जानकारी इकट्ठा की जा रही है, लेकिन सभी अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। तो ये तो बात हुई जयपुर के रामगंज की, जहां से एक ही घर में 26 मामले सामने आए हैं। तो वहीं अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। अकेले महाराष्ट्र में कोरोना के केस चीन से ज्यादा हो गए हैं। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कोरोना कितनी तेजी से अपने पैर पसार रहा है। चीन, जहां सबसे पहले दिसंबर में कोरोना के केस आए थे, वहां कोरोना की रफ्तार अभी काबू में है। 84,000 से ज्यादा केस हैं, 4,000 से ज्यादा मौत हुई है। लेकिन महाराष्ट्र में पहला केस 9 मार्च को आया और देखते ही देख केस इतने ज्यादा बढ़ गए कि चीन का भी जो केस था उसको क्रॉस कर चुका है महाराष्ट्र। 88,528 कुल मामले, 40,975 लोग ठीक भी हुए हैं। ये एक बड़ी खबर है, लेकिन 3,169 लोगों की जान गई है सिर्फ अकेले महाराष्ट्र में, और इनमें भी सबसे ज्यादा मामले एक शहर मुंबई से सबसे ज्यादा सामने आए हैं। इसी के साथ एक और ब्रेक के लिए रुकेंगे, कुछ और राज्यों की खबरों के साथ हम फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक।
नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।